मूवी की शुरुआत होती है एक्वाडोर के एक दूर दराज इलाके से, जहां पहाड़ों के बीच एक बहुत ही सुंदर सा आदिवासी गांव बसा हुआ है। यहाँ रहता है एक मिशनरी कपल यानी क्रिश्चियन धर्म प्रचारक कैंडिस और उसका हस्बैंड जोएल अपने छोटे बेटे एलियट के साथ। कुछ टाइम से वो लोग यहीं रह रहे हैं। उनकी मदद के लिए एक प्रीस्ट यानी एक पादरी भी उनके साथ रहता है। गांव के ज्यादातर लोगों ने अपना पुराना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपना ली थी और ये फैमिली अपने इस काम से काफी खुश और प्राउड फील करती थी। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ धर्म प्रचार कर रहे थे, उन्होंने गांव वालों की लाइफ बेहतर करने में भी काफी मदद की थी, जैसे कि साफ पानी का सिस्टम लगवाना, लोगों में खाना बांटना और प्रेयर के जरिए उन्हें हिम्मत देना। कैंडिस गांव के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी ताकि वो बाहर की दुनिया से जुड़ सकें। वहीं दूसरी तरफ जोएल चर्च के सारे कामकाज देखता था और आज के दिन वो सभी लोग बैप्टिज्म कंडक्ट करने में बिजी थे, जो कि एक क्रिश्चियन रस्म होती है। इसी बीच उनका बेटा एलियट पास में ही दो लोकल बच्चे रॉल और थॉमस के साथ खेल रहा होता है। एलियट को यहाँ अक्सर अजीब लगता था, उसे अब भी शहर वाली लाइफ की बहुत याद आती थी और वो यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि खेलते खेलते उसके खिलौने वाला प्लेन गलती से उड़कर पास की एक गुफा के अंदर चला जाता है। अब वो अपना टॉय वापस लाने के लिए गुफा के अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त रॉल और थॉमस उसे रोकते हैं। वो उसे वार्न करते हैं कि अंदर मत जाओ, वहां जाना सख्त मना है। पर एलियट उनकी एक नहीं सुनता और अकेले ही गुफा के अंदर घुस जाता है। अंदर बहुत अंधेरा होता है। उसे अपना टूटा हुआ खिलौना तो मिल जाता है, पर तभी उसे महसूस होता है कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। इससे एलियट बुरी तरह डर जाता है और वो बाहर की तरफ भागता है और इतनी हड़बड़ी में वो अपने दादाजी की दी हुई घड़ी वहीं भूल जाता है। गुफा के अंदर हमें एक हल्की सी परछाई जैसी चीज दिखाई देती है। जब इलियट दौड़कर वापस अपनी माँ के पास पहुंचता है तो कैंडिस उसे देखकर राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसकी नजर एक दूर खड़े अजीब से आदमी पर पड़ती है और उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। पर इलियट ने अंदर क्या देखा इस बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताता। उसी रात कैंडिस ने बैप्टिज्म की खुशी में एक बड़ी सी दावत रखी थी। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे, लेकिन पास की एक पहाड़ी से दो आदिवासी आदमी चुपचाप इस जश्न को देख रहे थे। उनके चेहरों से साफ पता चल रहा था कि उन्हें ये सब पसंद नहीं आ रहा था। आखिर उनकी जो पुरानी पारंपरिक मान्यताएं थी, उनकी जगह धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी ले रही थी। थोड़ी देर बाद इलियट चुपके से अपनी माँ के फोन पर गेम्स खेल रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो थोड़ा बेचैन हो जाता है। इतने में कैंडिस आ जाती है और उसे फोन के साथ पकड़ लेती है। वो उसे डांटती है और कहती है कि फोन में लगे रहने के बजाय गांव के लोगों के साथ घुलो मिलो, उनसे बात करो। कैंडिस इस वक्त बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि अगले दिन इलियट की कंफर्मेशन सेरेमनी थी, जो कैथोलिक ट्रेडिशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रस्म मानी जाती है। जब कैंडिस उसकी कलाई पर घड़ी ना देखकर उसके बारे में पूछती है तो इलियट झूठ बोल देता है कि वो घर पर ही रखी है। वहां से जब इलियट अकेले वापस जा रहा होता है तो उसे अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, जहां पत्थरों की एक लाइन सीधे उसी गुफा की तरफ जा रही थी। अपनी घड़ी की याद आते ही इलियट वापस उस गुफा में जाने का फैसला कर लेता है और ये उसका सबसे गलत फैसला था। गुफा के अंदर उसे एक अजीब सा मास्क दिखता है, साथ ही वहां पर कई जानवरों के ढेर और हड्डियों की अंबार लगे हुए थे। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ढेर सारे बिच्छू उसके पैरों पर चढ़ने लगते हैं। घबराहट में वो उन्हें झटकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसके पैर में चोट लग जाती है और सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सुबह कैंडिस इलियट को जगाने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर देखती है कि उसका कमरा तो खाली है। वो पूरा घर छान मारती है, लेकिन इलियट कहीं नहीं मिलता। जोएल उससे पूछता है कि क्या तुमने कल रात उसे डांटा था। दरअसल कैंडिस अक्सर इलियट के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती थी, पर जोएल के पूछने पर वो उसे साफ मना कर देती है कि उसने नहीं डांटा था। अब वो बहुत परेशान हो जाती है और गांव में सबसे पूछताछ करना चालू कर देती है।
जब वो राहुल से पूछती है तो वो पहले तो कुछ भी बताने से मना कर देता है, लेकिन उसकी माँ उस पर जोर डालती है कि सच बोलो। आखिरकार राहुल हिम्मत करके बता ही देता है कि इलियट उस गुफा के अंदर गया था। ये सुनते ही कैंडिस के होश उड़ जाते हैं और वो घबराई हुई उस गुफा की तरफ दौड़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो गुफा के अंदर जाती, एक आदमी उसे आवाज लगाता है। ये आदमी एक शेमन था, यानी एक ओझा, एक स्पिरिचुअल हीलर जो आत्माओं से बात करता था और गांव वालों की खासकर बीमारियों में मदद करता था। गांव के कई लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन कैंडिस अपने धर्म में बहुत पक्की होने के कारण उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती थी। उसे लगता था कि शेमन लोग काला जादू जैसी चीजें करते हैं। वो शेमन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। ना चाहते हुए भी कैंडिस उसके पीछे पीछे उसकी झोपड़ी तक जाती है, जहाँ इलियट पहले से ही सो रहा था। उसके पैर पर चोट लगी हुई थी और शेमन बताता है कि उसने इलियट को दर्द कम करने की दवाई दी है। शेमन उसे सलाह देता है कि लड़के को आराम करने दो, लेकिन कैंडिस उसकी बात को अनसुना कर देती है और इलियट को वहां से ले जाती है। दूसरी तरफ जोएल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इलियट की कंफर्मेशन सेरेमनी शुरू होने वाली थी और उसे डर था कि अगर उनका अपना बेटा ही उसमें शामिल नहीं हुआ तो लोग उनके परिवार के विश्वास पर सवाल उठाने लगेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में कैंडिस को गांव की एक बुजुर्ग औरत मिलती है। इलियट को लंगड़ा कर चलता देख वो औरत उसे अपनी चलने वाली छड़ी ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही इलियट का हाथ गलती से उस औरत के हाथ को छूता है, वो औरत अचानक डर के मारे पीछे हट जाती है और उसे कहती है कि फौरन यहाँ से चले जाओ। कैंडिस को कुछ समझ नहीं आता, जबकि इलियट चुपचाप उस औरत को एक अजीब सी डरावनी नजर से घूर रहा होता है। इसके बाद चर्च में सेरेमनी शुरू हो जाती है। जैसे ही प्रेयर्स शुरू होती हैं, कैंडिस की नजर फर्श पर बैठे एक बिच्छू पर पड़ती है। पलक झपकते ही वो बिच्छू गायब हो जाता है और अगले ही पल इलियट की गर्दन पर नजर आता है। इलियट एक बहुत ही अजीब ढंग से मुड़कर अपनी माँ को घूरता है और तभी अचानक कैंडिस की नाक से लाल रंग की धार बहने लगती है। जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलती है तो सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो बिच्छू, इलियट का घूरना, सब कुछ सिर्फ एक वहम था, एक विजन। फिर भी वो अंदर तक हिल जाती है। दूसरी तरफ शेमन से एक आदमी मिलने आता है और पूछता है कि क्या लड़का हद पार कर चुका है। शेमन जवाब देता है हाँ। वो आदमी फिर पूछता है कि अगर वो आजाद हो गया तो वो क्या करेगा। शेमन बहुत ही अजीब और डरावने अंदाज में जवाब देता है। वो कहता है कि उसे जिंदगी की तलाश है। वो डर का शिकार करता है और फिर उसे खत्म कर देता है। शेमन से बात करने वाला आदमी ये सुनकर बेचैन हो जाता है। इसके थोड़ी देर बाद शेमन पानी के एक प्याले पर कोई रस्म करता हुआ दिखता है और उसके चेहरे पर बहुत तकलीफ के भाव होते हैं। उसी दिन गांव वालों को उसी बुजुर्ग औरत की बॉडी मिलती है जिसने इलियट को अपनी छड़ी दी थी। सबको यही लगता है कि वो नदी में डूब गई, लेकिन कैंडिस को ये बात अजीब लगती है। उसी रात कैंडिस दरवाजे पर हो रही दस्तक से डरकर उठ जाती है। जब वो इलियट का कमरा चेक करती है तो वो वहां नहीं होता। वो एक टॉर्च उठाती है और बाहर उसे ढूंढने लगती है। उसे इलियट जमीन पर एक अजीब सी मुड़ी हुई पोजीशन में पड़ा मिलता है और उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक रही थीं। इस डरावने मंजर को देखकर वो जोएल को बुलाती है और दोनों मिलकर इलियट को अंदर ले जाते हैं। उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था, इसलिए वो गर्म पानी से उसे गर्माहट देने की कोशिश करते हैं। अचानक वो पानी एकदम गंदा और बदबूदार हो जाता है और इलियट अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है और फिर उसे दौरे पड़ने लगते हैं। फिर जितनी तेजी से ये सब शुरू हुआ था उतनी ही तेजी से वो होश में आ जाता है और जो कुछ भी हुआ था उससे वो खुद भी बहुत डरा हुआ था। अगले दिन गांव का डॉक्टर बाहर गया हुआ था तो जोएल सलाह देता है कि वो लोकल प्रीस्ट से मदद मांग ले, जिनको थोड़ा बहुत मेडिकल एक्सपीरियंस भी था। इसी बीच कैंडिस की नजर अपने घर के बाहर रखी एक तराशी हुई मूर्ति पर पड़ती है, बिल्कुल
बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने शेमन की झोपड़ी में देखी थी। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि शेमन ने ही एलियट पर कुछ करवाया है और वो उससे बात करने चली जाती है। जब वो अंदर झांक कर देखती है तो पाती है कि शेमन एक औरत के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ रहा है। कैंडिस को ये सब काले जादू जैसा लगता है और इसके बाद शेमन का एक आदमी उसे वहां से जबरदस्ती भेज देता है। वापसी में राहुल की माँ उसे वही चलने वाली छड़ी के साथ रोकती है और कैंडिस पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। वो उसे याद दिलाती है कि आप लोगों ने ही तो हमें सिखाया है कि कभी धोखा नहीं देना चाहिए, इसीलिए कैंडिस को भी सच बताना चाहिए, जैसे वो पहले दूसरों से सच उगलवाते थे। कैंडिस उसे वादा करती है कि वो जल्द ही सच सबके सामने लाएगी। घर आकर वो जोएल को बताती है कि इस सब के पीछे शेमन का ही हाथ है और उसने ही उसके बेटे पर कुछ बुरा किया है। लेकिन जोएल उसकी बात से सहमत नहीं होता। वो बताता है कि ये मूर्ति उसे खुद नदी के पास मिली थी और वो बस उसे उठाकर घर ले आया। वो जोर देकर कहता है कि इलियट बस बीमार है, उस पर किसी ने कुछ नहीं किया और उसे दुआ और इलाज की जरूरत है। लेकिन जब वो लोग मिलकर प्रेयर कर रहे होते हैं तभी इलियट अचानक से जोर जोर से खांसने लगता है और कैंडिस ये देखकर दहशत में आ जाती है कि उसके मुंह से लाल रंग की चीज निकल रही है और साथ ही इलियट के कुछ दांत भी टूटकर गिर गए थे। उसी रात डिनर के टाइम जोएल प्रेयर करवा रहा था जब कैंडिस को अचानक एक भयानक चीज दिखने लगी। उसे लगा जैसे उसकी प्लेट पर एक बेजान जानवर अजीब तरह से हिल रहा है। जब उसने इलियट की तरफ देखा तो उसकी आंखों से लाल धार बह रही थी और मुंह से एक मकड़ी बाहर निकल रही थी। ये देखकर वो बुरी तरह से डरकर चिल्ला उठती है, लेकिन जोएल उसे शांत करता है और तब उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ उसका एक और वहम था। लेकिन डर अब उसके दिल में घर कर चुका था। अगले दिन कैंडिस गांव के प्रीस्ट से मिलती है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है। वो बताती है कि इलियट का बर्ताव बहुत ही डरावना और अजीब हो गया है। इस पर प्रीस्ट उसे वादा करता है कि वो खुद आकर मामले को देखेगा। इसी बीच शेमन का चेला उसे अलर्ट करता है कि कैंडिस को अपने बेटे के अंदर किसी बुरी चीज के होने का शक हो गया है। शेमन जवाब देता है कि उन्हें मदद करनी होगी वरना इलियट की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके बाद जब प्रीस्ट इलियट को चेक करने आता है तो वो पाता है कि लड़का बहुत तेज बुखार से तप रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसका जिस्म बिल्कुल ठंडा था। जैसे ही वो उसके नब्ज चेक करने लगता है इलियट अचानक से अजीब सी डरावनी ताकत से उसका हाथ पकड़ लेता है। अब प्रीस्ट को भी एहसास होने लगा था कि मामला बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। कैंडिस को पूरा यकीन था कि ये काला जादू है, इसलिए वो प्रीस्ट से एक्सोर्सिज्म यानी भूत उतारने की रस्म करने के लिए मिन्नतें करने लगती है। जोएल अभी भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन कैंडिस की जिद के आगे उसकी एक ना चली। जैसे ही प्रीस्ट वहां से निकलता है शेमन बाहर उनका रास्ता रोकता है और इलियट की हालत के बारे में पूछता है। प्रीस्ट उसे झिड़क देता है और उसे कहता है कि उन्हें किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन शेमन उसे वार्न करता है कि तुम्हारा भगवान उसे नहीं बचा सकता, सिर्फ हम ही हैं जो उसे बचा सकते हैं। प्रीस्ट उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और अगले दिन कैंडिस के घर वापस आता है। राहुल की माँ उन्हें अंदर जाते हुए देख लेती है और उसे लगता है कि प्रीस्ट इसलिए आया है ताकि कैंडिस अपना गुनाह कबूल कर सके। कैंडिस भी झूठ बोलकर उसकी बात पर हाँ कर देती है। इसके बाद प्रीस्ट एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर देता है, लेकिन डरने के बजाय इलियट उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है कि तुमसे शराब की बू आ रही है और मैं तुम्हारे सारे पाप जानता हूँ, क्या तुम सच में अपने विश्वास पर यकीन करते हो? वो ताना मारता है। तब प्रीस्ट को एहसास होता है कि लड़की के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, इसलिए वो और जोर से प्रार्थना करने लगता है। इलियट गुस्से से चिल्लाता है, मैं तुम्हारे भगवान से भी पुराना हूँ, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है और वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी पल प्रीस्ट के पीछे रखा शीशा चकनाचूर हो जाता है और इलियट उन पर हमला कर देता है। प्रीस्ट प्रार्थना करते हुए एक क्रॉस को इलियट के माथे से दबा देता है। इलियट का शरीर
शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है, उसकी नसें उभर आती हैं, लेकिन एक जोरदार जद्दोजहद के बाद प्रीस्ट उसे वापस होश में लाने में कामयाब हो जाता है। वो कैंडिस को वार्न करते हैं कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जो हमारी समझ से परे हैं, जो भी इसके अंदर था वो अभी के लिए चला गया है। थोड़ी देर बाद शेमन और उनका साथी वहां आते हैं। कैंडिस उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन शेमन सच्चाई बता ही देता है। वो बताता है कि जब इलियट उस गुफा में गया था तब सुपे नाम की एक बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया था। प्रीस्ट इस बात को अंधविश्वास कहकर टाल देता है, लेकिन शेमन जोर देकर कहता है कि सुपे असल में है और उसे रोकना लगभग नामुमकिन है। जाने से पहले शेमन कैंडिस को इलियट का दर्द कम करने के लिए एक जड़ी बूटी देता है। वो ना चाहते हुए भी उसे ले लेती है, पर कहती है कि यहाँ दोबारा कभी मत आना। इसके बाद चुपके से शेमन बाहर सूख रहे इलियट के कपड़ों का एक टुकड़ा चुरा लेता है। उसी रात प्रीस्ट अपने घर पर था जब उसने अपने हाथ पर एक बिच्छू देखा। जैसे ही वो उसे झटकने की कोशिश करता है वो उसे डंक मार देता है। फिर वो मुड़ता है और देखता है कि इलियट एक अजीब सा मास्क पहने वहां खड़ा है। इलियट धीरे से कहता है, तुम सब झूठे हो जो झूठे विश्वास के पीछे छुपे हो। उसे परेशान करने के बाद वो प्रीस्ट उस रात के बाद खत्म हो जाता है। अगली सुबह जोएल और कैंडिस उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। रस्म के दौरान कैंडिस की नजर चर्च में छुपके से घुस रहे किसी पर पड़ती है और अचानक इलियट उसे डरा देता है, जिससे उसके हाथ से मोमबत्ती गिर जाती है। घबराकर वो बाहर की तरफ भागती है और जोएल उसके पीछे पीछे जाता है। दूर से ये सब देख रही रॉल की माँ को अब एहसास हो जाता है कि इस परिवार के साथ कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। जोएल कैंडिस को शांत रहने के लिए कहता है और समझाता है कि ये सब अंधविश्वास है। तभी वहाँ शेमन आ जाता है और उन्हें वार्न कर देता है कि इससे पहले कि देर हो जाए इलियट को उनके पास ले आओ। कैंडिस उन्हें वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन ठीक उसी पल उन्हें अंदर से डरावनी चीखें सुनाई देती हैं। भागकर वो देखते हैं कि पूरा चर्च आग की लपटों में घिरा हुआ है। सबकी कोशिशों के बावजूद वो बिल्डिंग उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाती है, जिससे जोएल और कैंडिस टूट जाते हैं। शक होने पर कैंडिस इलियट से पूछती है कि वो चर्च के पास क्या कर रहा था। वो कहता है कि वो पूरे टाइम घर पर ही था, लेकिन कैंडिस उसे बुरी तरह डांटती है। रात को जोएल घर लौटता है तो देखता है कि कैंडिस रो रही है और किचन में अजीब चीजें होने लगती हैं। अचानक इलियट एक अजीब भयानक रूप में वहां प्रकट होता है और उन पर हमला कर देता है, जिससे जोएल हिल जाता है और उसे चोट लगती है। कैंडिस मदद के लिए चिल्लाती है और उसकी तरफ दौड़ती है। अगली सुबह जोएल अभी भी उस हमले के सदमे में था। कैंडिस उसके लिए प्रार्थना करती है और फिर जवाब ढूंढने के लिए रॉल की माँ के पास जाती है, लेकिन वो उल्टा उसी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगा देती है और कहती है कि भगवान तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा दे रहे हैं, तुम्हें पश्चाताप करना होगा। वो कैंडिस से कहती है। गुस्से में आकर कैंडिस उसे मारती है और वहां से चली जाती है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो आखिरकार वो इलियट को शेमन के पास ले जाती है और बुरी तरह से टूट चुकी कैंडिस उसे इस श्राप को तोड़ने के लिए भीख मांगती है। शेमन अपना सिर हिलाता है और कहता है कि तुम अभी भी नहीं समझी, मैंने उसे कोई श्राप नहीं दिया। वो बताता है कि एक बुरी आत्मा ने तुम्हारे बेटे पर कब्जा कर लिया है। ये आत्मा यहाँ जिंदगियां लेने आई है। जब कैंडिस मदद के लिए गिड़गिड़ाती है तो शेमन उस अंधेरे सच का खुलासा करता है। सुपे हमेशा से इन्हीं पहाड़ों में रहता आया था। शेमन बताता है कि गांव के बच्चों के लिए पुराने शेमन ने उनके साथ समझौते किए हुए थे। सदियों से गांव वालों ने सुपे को गुफा के अंदर कैद कर रखा था और उसे शांत रहने के लिए वो जानवरों की बलि देते थे। यही वजह थी कि उस गुफा के अंदर जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। लेकिन जब इलियट अंदर गया तो सुपे ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि एक इंसानी जिस्म उसे कहीं ज्यादा ताकत देता है। इसके बाद शेमन उस आत्मा से लड़ने के लिए एक रस्म शुरू करता है और तभी इलियट अपने पूरे भयानक असली रूप में आ जाता है। शेमन के साथ ही कैंडिस को चेतावनी देते हैं कि सुपे को खत्म नहीं किया जा सकता, उसके साथ सिर्फ सौदा किया जा सकता है। यही वजह थी कि हमेशा उसे बलि के तौर पर जानवर दिए जाते थे, लेकिन ये रस्म फेल हो जाती है। सुपे बहुत ज्यादा ताकतवर था और उल्टा खुद शेमन के शरीर पर ही कब्जा कर
लेता है। इसके बाद वो एक पत्थर उठाकर शेमन के साथी पर वार करता है और वो बच नहीं पाता। फिर वो कैंडिस की तरफ मुड़ता है। अपनी आखिरी हिम्मत और इच्छा शक्ति के इस्तेमाल करके शेमन अपनी ही जान ले लेता है ताकि सूपे उसके अंदर ना रह पाए। लेकिन वो बुरी आत्मा पल भर में वापस इलियट के शरीर में लौट जाती है। सूपे अब कैंडिस को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो गिड़गिड़ाती है। वो कहती है कि उसकी जगह मुझे ले लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। सूपे हंसता है और कहता है कि उसे और ताकतवर बनने के लिए एक जवान जिस्म चाहिए। बेबस होकर कैंडिस एक सौदा ऑफर करती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरा शरीर लाऊंगी। सूपे मान जाता है और कुछ ही देर बाद कैंडिस छोटे थॉमस को खेलने के बहाने उस गुफा के पास ले जाती है। जब राउल उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके दोस्त का शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थी। उस शैतान ने अब उस पर कब्जा कर लिया था। फिल्म के लास्ट सीन में कैंडिस, जोएल और इलियट एक नाव में बैठकर गांव छोड़कर जा रहे होते हैं। कैंडिस यहाँ अपना धर्म और अपना विश्वास फैलाने आई थी, लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसने अपने ही विश्वास को छोड़ दिया और उसकी जगह एक दूसरे मासूम की बलि दे दी। बुराई खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ एक जिस्म से दूसरे जिस्म में चली गई थी। सूपे अभी भी जिंदा था और अपने नए शिकार के जरिए उस गांव में रहने वाला था। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। कैंडिस ने अपने परिवार को तो बचा लिया, लेकिन इसके लिए अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो दिया।